तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू में। प्रतियोगिता और आप, प्रतियोगिता चाहे कोई सी भी हो, लेखपाल हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, सभी के लिए हम पढ़ रहे हैं आजकल हिंदी। और हिंदी में बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वर्ड, मतलब शब्द भेद। शब्द भेद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी के बाद शुरू होगा आपका संज्ञा और सर्वनाम। तो आज हम जानेंगे शब्द भेद के बारे में। शब्द भेद, देखिए शब्द भेद क्या है। यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे कि जो शब्द होते हैं वो कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, और शब्द की सारी प्रकृति को हम जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि शब्द क्या है। शब्द क्या है? एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक से अधिक स्वरों से या वर्णों से, स्वरों से या वर्णों से निर्मित सार्थक शब्द या सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। शब्द कहलाती है। अब हमने यहां पर अभी अभी पढ़ा या लिखा कि एक या एक से अधिक। अब सर एक शब्द में कैसे कोई भी सार्थक शब्द हो सकता है? बिल्कुल देखेंगे। अगर मैं किसी से पूछूं पानी पियोगे, अब वो कह देगा नहीं। हो गया नहीं पूरा? मैंने कहा पानी पियोगे, उसने कहा ना, तो अपने आप में ये पूरा एक सार्थक शब्द हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि ये पूरा एक मीनिंग आपको दे रहा है, और जो भी शब्द आपको एक मीनिंग दे दे तो वो क्या होगा आपके लिए? सार्थक शब्द होगा। और ये क्या है? एक शब्द है जो कि एक से बना है या एक से अधिक। अब एक से अधिक तो कुछ भी हो सकता है। मैं कह सकता हूं पिता, माता, भाई, ये सब क्या है? सार्थक शब्द हैं जो एक से अधिक स्वर या वर्णों से मिलकर बने हैं। स्वतंत्र सार्थक शब्द हैं ये। तो ये सब क्या है? हमारे शब्द हैं। ये हुई बात शब्दों की। पर शब्दों का प्रयोग हम करते क्यों हैं साहब? बहुत सीधी सी बात है। जो हमारे मन के भाव होंगे, जो हमारे मन के भाव होंगे, मन के भाव को, मन के भाव को प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए हमें शब्द की आवश्यकता होती है। शब्द की आवश्यकता होती है। अब ये क्या है? मन के भाव को, मन में कोई भी भाव आ रहा है, कुछ भी कहना है, तो हमें उसके लिए कुछ निश्चित शब्दों की जरूरत पड़ेगी, और शब्द ही आज हम जान रहे हैं कि शब्द क्या है। तो चलिए अब पढ़ते हैं कि शब्द के भेद। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, और तमाम सारी चीज़ें जो भी हम शब्द के बारे में पढ़ सकते हैं। तो पहला सवाल उठता है कि हिंदी शब्द में या हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। क्या किया गया है? शब्दों का वर्गीकरण। अब बात यह आती है कि वर्गीकरण तो कर दिया, पर वर्गीकरण कितने प्रकार का है? आपके यहाँ जो है वह 4 प्रकार का वर्गीकरण। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का वर्गीकरण। सर 4 प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, 10 मिनट पढ़ें, उसके बाद अपना पढ़ने का मन कर जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए इतनी मेहनत रहती है तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो शब्द जैसे कि हमने जाना 4 प्रकार के हैं। तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, इस उत्पत्ति के आधार को हम इतिहास के आधार पर भी बोल देते हैं कि इतिहास के आधार पर। नंबर 2 आता है व्युत्पत्ति के आधार पर। अब कई बार मैं लिटरली बोल देता हूं, इसे हम बनावट के आधार पर भी बोल सकते हैं, बनावट के आधार पर। कई बार बच्चों को यही नहीं पता होता व्युत्पत्ति का मतलब क्या है। सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा याद कर लिया, रट लिया कि उत्पत्ति व्युत्पत्ति। अगर रेफरेंस पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन उत्पत्ति एंड व्युत्पत्ति, उत्पत्ति में और व्युत्पत्ति में भी क्या अंतर है, यहां पर नहीं पता होता। ठीक है ना? देखिए उत्पत्ति का मतलब है कि जहां से वह बना, उसका इतिहास पुराने रूप से चलता आ रहा है, और व्युत्पत्ति का आता है कि उसके आकार पर, उसके आकार से जो वो बना, बनावट, जो उसकी बनावट है वो कैसी है, उसके आधार पर शब्दों को बांटा गया है। तो व्युत्पत्ति मतलब जैसे इतिहास से चलते आ रहे हैं, और बनावट मतलब जो बने हैं बाद में। ठीक है, तो एक होता है उत्पत्ति इतिहास के आधार पर, दूसरा होता है व्युत्पत्ति या बनावट के आधार, तीसरा होता है रूप या
प्रयोग के आधार पर। अब कैसे किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। और नंबर 4 जो शब्द होता है वह है हमारा, नंबर 4 है अर्थ के आधार पर। तो इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, रूप या प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो ये 4 प्रकार से हमारे वर्गीकरण किया गया है शब्दों का। देखिए शब्दों का ये जो वर्गीकरण किया गया है, इसी के माध्यम से हम आगे की चीजों को जानेंगे और बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन यहां से न छूटे। आइए समझते हैं सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर या इतिहास के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर है? तो 4 तो हो गए, वर्गीकरण, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, प्रयोग और अर्थ के आधार पर। अब समझते हैं नंबर 1 को पढ़ेंगे, उत्पत्ति या फिर इतिहास के आधार पर। अगर हम उत्पत्ति या इतिहास के आधार की बातचीत करते हैं तो इसमें जो शब्द होते हैं वह होते हैं 5 प्रकार के, जिसमें से नंबर 1 पर आ जाता है हमारा तत्सम शब्द, नंबर 2 होता है हमारा तद्भव शब्द। देखिए तद्भव ऐसे भी लिखा जा सकता है या फिर तद्भव को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तीसरा आएगा हमारे पास देशी शब्द, चौथा होगा विदेशी शब्द और 5वां होगा संकर शब्द। ये चारों पांचों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आइए एक एक करके सबकी व्याख्या को जान लेते हैं। सबको याद करने का तरीका भी सिखाया जाएगा, सारी चीज़ें आप जानेंगे, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि तत्सम क्या है, तत्सम शब्द क्या है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। आपको याद होगा कि जब हम आर्य भारत में आए थे तो उस समय से आर्य संस्कृत बोला करते थे। तो हमारी जो मूल भाषा है वो क्या है, संस्कृत है। और बाकी सारी भाषाएं जो बनी आगे चलकर, हिंदी जो आज के समय में यूज़ कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट के साथ साथ, समय के साथ साथ, परिवर्तन के साथ साथ क्या हुई, ये बदलती चली गई। तो संस्कृत से बनी पाली, पाली से प्राकृत या प्राकृत बनी और आगे चल के अपभ्रंश, अवहट और फिर हिंदी बनी। ये सब ऐसा एक चक्र सा रहा। तो इस चक्र में क्या हुआ, है तो सब कुछ संस्कृत से ही ना, तो हमारी आदि जननी क्या हुई, संस्कृत हुई। तो ये तत्सम शब्द इस बात की व्याख्या करते हैं कि जो शब्द संस्कृत से आए या संस्कृत से आए और आज भी उसी तरह यूज किए जाते हैं, उसी तरह या ज्यों के त्यों प्रयोग में लिए जाते हैं, प्रयोग में लिए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। आओ समझते हैं। अब कोई शब्द जैसे था, संस्कृत में पिता बोला गया उस समय, या पहले सबसे पहले पिता बोला गया, और आज भी कुछ क्षेत्रों में लोग बच्चे क्या करते हैं, पापा नहीं बोलकर पिताजी बोलते हैं। तो पिताजी कैसा शब्द हुआ, पिताजी हुआ हमारा तत्सम शब्द, पिता। हमने बोला माता, तो माता भी कैसा हुआ, तत्सम शब्द। अब हम पानी के स्थान पर क्या बोलें, जल, तो जल भी हमारा कैसा शब्द हुआ, तत्सम शब्द हुआ। बात समझ में आ रही होगा ना कि पिता, माता, जल, संध्या, ये सब हमारे कैसे शब्द हुए, तत्सम शब्द हुए। क्यों, क्या कि जैसे ही संस्कृत में यूज होते थे वैसे के वैसे आज भी प्रयोग में लिए जा रहे हैं। तो ये क्या हुए, हमारे तत्सम शब्द हुए। अगर मान लेते हैं जैसे कि परिवर्तन आता रहता है, वो परिवर्तन आ जाए, शब्द बदल जाए, तो उसे क्या कहेंगे, तद्भव। समय के साथ जो शब्द आए तो संस्कृत से ही, लेकिन वक्त के साथ क्या हुआ, उनमें परिवर्तन आता रहा, और जब परिवर्तन आता रहा तो वो क्या कहलाए, तद्भव कहलाए। मतलब जिन शब्दों में परिवर्तन आ गया, जैसे कि अभी हम बोल रहे थे जल, तो जल कैसा शब्द है, तत्सम, पर हमने जल के स्थान पर बोला पानी, तो पानी कैसा शब्द हुआ हमारा, तद्भव हुआ। पानी कैसा शब्द हुआ, तद्भव हुआ। आइए एक बार इसे भी अच्छे से समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। इसमें और भी शब्द आ सकते हैं, जैसे प्रकाश आ सकता है, सूर्य आ सकता है, ये सब किस में आ जाएंगे, आपके तत्सम में आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं फिर से तद्भव की। अब तद्भव की परिभाषा क्या कहती है, देख लेते हैं। जो शब्द आए तो संस्कृत से ही, आए तो संस्कृत से ही, परंतु समय के साथ उनमें परिवर्तन आता रहा, परिवर्तन
आता रहा। उस परिवर्तन के कारण वह तद्भव बन गए। क्या बन गए? तद्भव शब्द बन गए। अब देखिए जो तद्भव बने तो इसमें क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। और हमने हिंदी के परिवर्तन को जाना है। सबसे पहले संस्कृत, प्राकृत, पाली, इस प्रकार की क्रम बना रहा हमारे पास। तो ये जो क्रम था कुछ ऐसा था, ये किसकी हम बातचीत करते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस मुझे चाहिए होगा यहाँ पर, जिससे कि आप इसे तद्भव को अच्छे से समझ लें। मैं इसे एक बार रफ कर देता हूँ। इतने को परिभाषा तो हम समझ गए, जो शब्द संस्कृत से आए और उनमें कुछ परिवर्तन हुआ और उसके बाद में प्रयोग में लाए गए, तो वो शब्द क्या कहलाए? तद्भव कहलाए। क्या कहलाए हमारे लिए? तद्भव शब्द। ठीक है ना, ये क्या कहलाए? तद्भव शब्द। तो यहाँ पे मैं कुछ शब्द लिखता हूं। माना मैंने एक शब्द लिखा संस्कृत से, एक लिखा प्राकृत से। मैं आपको बता दूं जो सबसे ज्यादा प्रभाव करा वो प्राकृत ने करा, और फिर आए हम हिंदी शब्द पर, मतलब कि तद्भव पर। क्लियर है? किस पर आए हम? हिंदी शब्द पर, या फिर कह दें तो तद्भव पर। अब देखिए कुछ शब्द हैं। मैंने बोला हस्त, मैंने बोला एक शब्द हस्त। मैंने बोला हस्त, है आधा से और तय, पर प्राकृत में आते आते ये शब्द क्या हो गया? हस्त। क्या हो गया? हस्त। और जब तक ये तद्भव में बदला तो ये क्या हो गया? हाथ, जो आज के डेट में हम बोलते हैं। तो हस्त से हस्त हुआ, हस्त से हाथ हुआ। ये हाथ क्या हुआ? तद्भव हुआ, क्योंकि जिस तरह का ये संस्कृत से आया हुआ शब्द है, परंतु उस तरीके से प्रयोग में नहीं लाया जा रहा, उस तरीके से प्रयोग में नहीं लाया जा रहा। और जब प्रयोग में नहीं लाया जा रहा प्यारे बच्चों, तो ये क्या बन गया? तद्भव बन गया। संस्कृत से आया था, तद्भव बन गया। अगर मैं बोलूं संस्कृत का एक शब्द है कर्पूर, कर्पूर, इसे हम कर्पूर बोलते हैं, लेकिन जब ये प्राकृत में पहुंचा तो ये बना कपूर, और आज की डेट में हम क्या बोलते हैं? कपूर। तो ये कपूर शब्द कैसा है हमारे लिए? कपूर शब्द है हमारे लिए तद्भव शब्द। कैसा है? तद्भव। मैंने एक शब्द लिखा पुष्प, मैंने लिखा पुष्प, लेकिन जब ये प्राकृत में पहुंचा तो ये बना पुष्प, लेकिन जैसे तद्भव में पहुंचा तो ये बना फूल। देख रहे हो ना? तो ये जो परिवर्तन आ रहा है संस्कृत शब्द का, यहाँ तक का जो परिवर्तन आया है, इसके कारण इसे एक शब्द दे दिया गया तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द कौन से होते हैं समझ में आगे होगा इन छोटे से 2-4 एग्जाम्पल के थ्रू। अब अगर हस्त लिखे आए तो हस्त कैसा शब्द होगा? हस्त होगा आपका तद्भव, सॉरी तत्सम। हाथ लिखा हुआ है तो क्या होगा? तद्भव। तो आप देख रहे होंगे जो परिवर्तन आ रहा है इसके कारण तद्भव का निर्माण होता है। शब्द संस्कृत से ही आए हैं। जैसे कि एक शब्द सुना होगा आपने मयूर, तद्भव में इसे मरूर बोलते हैं, और हम क्या बोलते हैं? मोर। तो देखो कितना डिफरेंस पैदा हो चुका है धीरे धीरे में। तो ये हैं आपके कुछ तद्भव जिसके जाने हमने जाना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको तद्भव की लिस्ट नहीं दूंगा या और शब्दों की लिस्ट नहीं दूंगा। अभी हम टॉपिक समझ रहे हैं, इसी के जस्ट बाद इन सबको याद करने की ट्रिक भी बताई जाएगी कि कैसे इन्हें शॉर्ट ट्रिक से याद किया जाए और कैसे ना किया जाए। ठीक है ना? फिलहाल हम केवल टॉपिक को समझ रहे हैं। अगर क्लास ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो आज ही समझा देंगे, बट क्लास अगर लंबी होती नहीं जा रही तो हम इसके लिए सेपरेट क्लास बनाएंगे जिसके अंदर आप इन्हें याद करने की ट्रिक भी सिखाई जाएगी बहुत ही आसान तरीकों से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और नंबर तीसरा था हमारा देशी शब्द। देशी शब्द। अब देखिए देशी शब्द कौन से होते हैं? ये ऐसे शब्द होते हैं, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका निर्माण या जन्म देश में ही हुआ हो, देश में ही हुआ हो। इनके बारे में एक और लाइन है भी पूरा समझेंगे। ऐसे शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, पता नहीं चलता। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। ठीक है ना? समझते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल के रूप में लिख देता हूं मैं। लोटा,
पगड़ी, गड़बड़, ठेठ, है ना, ये कैसे शब्द हैं? देशी शब्द हैं। अब इनका पता नहीं चलता इनकी उत्पत्ति का, क्यों? क्योंकि भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है, भारत एक बहुत बड़ा देश है, जिसके कारण क्या होता है, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में, कस्बों में एक नई भाषा का चलन रहता है। भाषाओं में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने के कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे कि आपको मालूम होगा दूध से बनता है मावा। अब जो मुरादाबाद में लोग रहते हैं वो मावा कह देते हैं, जो लोग थोड़ा बिजनौर साइड की तरफ चले जाएंगे, आगे तरफ बढ़ेंगे तो खोया कह देते हैं, समझते होंगे, है ना। तो देखिए एक जगह मावा बोला जा रहा है, एक तरफ खोया बोला जा रहा है। जहाँ पर खोया बोला जाता होगा वहाँ मावा नहीं समझते होंगे, जहाँ मावा बोला जाता है वहाँ खोया नहीं समझते होंगे। अगर आप राजस्थान में चले जाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। हमारे यहाँ दाल होती है काली दाल, तो वहाँ पर जाएंगे राजस्थान में तो दाल का नाम ही चेंज है, अजीब सा नाम है कुछ, ठीक है ना। ऐसे ही लौकी कहते हैं, लेकिन लौकी को कुछ फील्ड में या कुछ क्षेत्रों में घिया भी कह देते हैं। तो ये कैसे शब्द हो गए? देशी शब्द हो गए। अब देशी शब्द की उत्पत्ति का पता इसीलिए नहीं चल पाता। मुझे क्या पता कि झारखंड में लौकी को क्या बुलाते होंगे, नहीं पता ना। हम यहाँ रह रहे हैं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, तो हमें मालूम है कि लौकी लौकी लौकी, पर आप जैसे पश्चिम बंगाल चले जाएं तो पता नहीं लौकी को क्या कहते होंगे। हो सकता है लौकी ही कहते हों, पर या उन्होंने कुछ और नया शब्द बना रखा हो। तो इस प्रकार से नहीं पता चलता। जैसे कि लोटा, पगड़ी, गड़बड़, ठेठ। ठेठ तो बहुत से बच्चे वैसे ही नहीं जानते होंगे, जब बोल देते ना कि वो तो ठेठ गांव का है ऐसा करके। तो ये शब्द कैसे शब्द हैं? देशी शब्द हैं, जिनकी उत्पत्ति का हमें कोई पता नहीं चलता है। आइए चलते हैं विदेशी शब्दों की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है विदेशी शब्द हमारे लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना भैया। चलते हैं नंबर 4, विदेशी शब्द। विदेशी शब्द। अब देखिए यहां पर विदेशी शब्द से काफी कुछ पता चलेगा। पहली बात तो साफ साफ समझ में आ रहा होगा, ऐसे शब्द जो बाहर से, ऐसे शब्द जो बाहर से आए, इन्हें हम आगत शब्द भी बोल देते हैं। इन्हें हम आगत शब्द भी बोल देते हैं, ठीक है ना। ऐसे शब्द जो बाहर से आए और हमारे या हमारी भाषा के साथ प्रयोग किए जाने लगे, प्रयोग किए जाने लगे। अब देखिए ये बाहर से कैसे आ गए? क्या खुद चल के आ गए, इनके पैर लग रहे थे? जी नहीं। असल में होता क्या है कि हमारे यहाँ आपको मालूम होगा 1947 से पहले बहुत सारे देश, कंट्री आई और भारत में रही, जिसमें से ब्रिटिश कंट्री ने तो हमारे यहाँ शासन भी किया था। बट सिर्फ ब्रिटिश कंपनी यहाँ पर नहीं आई थी, अंग्रेज लोग यहाँ नहीं आए थे। उनके साथ साथ और भी बहुत सारे अलग अलग देशों से लोग आए थे। डच आए थे, पुर्तगाली आए थे, अरबी आए थे। तो जब ये सब लोग भारत में आए तो ये अपनी भाषा का प्रभाव हमारे देश में छोड़कर गए। जब ये अपनी भाषा का प्रभाव हमारे देश में छोड़कर गए तो आप पाएंगे कि हमारी जो भाषा है, जिसमें विदेशी शब्दों का भंडार भरा हुआ है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंटों में से एक है अरबी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, फारसी, और तुर्की। आप समझ रहे हैं ना, और भी अन्य हैं, पर ये बहुत ही मुख्य हैं जो सामने हैं। तो इन सब शब्दों का, इन सब भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हमें देखने के लिए हमारी भाषा में मिल जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। अब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कोई भी एक शब्द लिखा हुआ होगा और आपसे पूछा जाएगा बताइए ये शब्द कौन सी भाषा का है। तो यहाँ बच्चा थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो नहीं समझ पाता कि ये कौन सी भाषा का शब्द है, कि कहाँ तक याद रखेगा कोई भी शब्द। तो मैं आपको शब्दों को याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, पर इस वीडियो में नहीं, क्योंकि आज हम थ्योरिकल समझ रहे हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो जाएगी, उसके अंदर अरबी शब्द कैसे याद होंगे, पुर्तगाली कैसे होंगे, अंग्रेजी तो हमें पता होते हैं, खैर फारसी कैसे होंगे, तुर्की कैसे होंगे, इन सबको याद करवा कर ही वीडियो खत्म होगी अगली जो आएगी, ठीक है ना। उसके अंदर इन सबको याद करने की ट्रिक भी सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है विदेशी शब्द में ही। तो विदेशी शब्द कोई भी हो सकता है। अगर मैं बोलूँ पेन, रबड़, कटर, या फिर कोई भी अन्य शब्द, ऑफिसर, ये शब्द कैसे हैं? विदेशी शब्द हैं। आइए कुछ एक कहानी से मैं लिखता हूं कि बहुत अजीब बात है। मैंने लिखा बहुत अजीब बात है आज जब मैं अदालत की तरफ
जा रहा था तब एक बहादुर पठान को के हाथों में आलपिन और पेन देखा। अब देखो, मैंने एक ऐसी रैंडमली सी स्टोरी लिख दी आपके सामने जिससे पता चल जाए कि शब्द क्या है और कैसे ये काम करते हैं। ठीक है ना, शब्दों का किस तरह से यूज किया जाता है। मैं लिखा बहुत अजीब बात है जब आज मैं अदालत की तरफ जा रहा था। अब देखिए यहाँ दो शब्द आए, अजीब, अदालत। तो ये दोनों शब्द कैसे हैं? ये दोनों के दोनों शब्द अरबी हैं। कैसे हैं? अरबी शब्द हैं। तो अब आपको आधों को तो ये नहीं पता होगा आज तक कि अदालत भी हिंदी शब्द नहीं है, अरबी शब्द है। अजीब भी कैसा शब्द है? अरबी शब्द है। अब हम आगे की तरफ बढ़े कि अदालत की तरफ जा रहा था तब एक बहादुर पठान के हाथों में, किसके हाथों में? एक बहादुर पठान। तो ये बहादुर जो शब्द है ये कैसा शब्द है? ये तुर्की शब्द है। अभी आप देख रहे हैं कैसा शब्द है? तुर्की शब्द है। ये भी शब्द है कैसा? पश्तो। अब आप देख रहे होंगे कि पेन की बात करें, कैसा शब्द है? इंग्लिश का शब्द है। बात समझ रहे हैं? पेन को देखेंगे कैसा शब्द है? इंग्लिश का शब्द है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ रहे होंगे। आलपिन को देखेंगे कैसा शब्द है? पुर्तगाली शब्द है। कैसा है? पुर्तगाली। तो देखिए शब्दों का प्रयोग कैसे हो रहा है। ये सब किसकी बात कर रहे हैं? विदेशी शब्दों की। अगर हम थोड़ा सा भी कोई काम कर लें, लिख लें, बोल दें, सुन लें, तो उसमें आप देखेंगे विदेशी शब्दों का भंडार भरा हुआ रहता है हमेशा से। तो यहाँ भी ऐसा कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इन्हें याद करने की क्या ट्रिक है कि विदेशी शब्द कैसे याद होंगे, इतने सारे हैं। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जो मेरी अगली वीडियो आएगी उसे आप जरूर देखिएगा। गारंटी है कि याद हो जाएंगे, वो भी आधे घंटे के अंदर अंदर। बहुत ही शानदार तरीके से, क्रांतिकारी तरीके से, जज्बे के साथ आपको बढ़ाया जाएगा। तो ये थे हमारे विदेशी शब्दों की थोड़ी सी कहानी। बढ़ते हैं आगे की तरफ और अब आता है हमारे पास संकर शब्द। नंबर 5, संकर शब्द। ये संकर शब्द क्या होते हैं? जो शब्द दो भाषाओं के मेल से बने होते हैं वे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। संकर शब्द कहलाते हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। सर जी कैसे संकर शब्द कहलाते हैं, इसकी बातचीत थोड़ी सी कर लेते हैं ना। देखो, अगर कोई भी ऐसा शब्द है जो दो भाषाओं से मिलकर बना है तो वो क्या होगा? एक संकर शब्द होगा। जैसे मैंने एक शब्द बोला एग्जाम्पल के तौर पर, छायादार। मैंने बोला छायादार, तो ये किससे मिलकर बना है? छाया प्लस दार से। दो शब्द हैं, एक शब्द है छाया और एक शब्द है दार। तो छाया शब्द है संस्कृत का। छाया शब्द किससे आया है? संस्कृत का है। और ये जो दार शब्द है ये है आपका फारसी शब्द। कैसा है? फारसी। तो ये छायादार कितने शब्दों से मिलकर बना? या कितनी भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना? दो भाषाओं के। तो ये क्या हुआ? आपका संकर शब्द। मैंने लिखा रेलगाड़ी। मैंने लिखा रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी देखेंगे, रेल प्लस गाड़ी। रेल प्लस गाड़ी। रेल कैसा शब्द है? ये इंग्लिश का शब्द है और ये कैसा है? हिंदी का। तो अब आप समझ रहे होंगे इन दोनों को मिलकर क्या बना? रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी कैसा शब्द हुआ हमारे लिए? रेलगाड़ी हमारे लिए एक संकर शब्द हुआ। तो ये आपको पता चल रहा होगा क्या है? संकर शब्द है। इसके और एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं क्योंकि इसके एग्जाम्पल गिनती के ही हैं, ज़्यादा नहीं आते, तो इसलिए अभी हम इन्हें देख सकते हैं हाथों हाथ। मैंने एक शब्द लिखा नाकाबंदी। नाकाबंदी। तो नाकाबंदी भी दो शब्दों से मिलकर बना। एक बना नाका और प्लस बंदी। तो बंदी कैसा शब्द है? फारसी का शब्द है। फारसी। और ये कैसा शब्द है? हिंदी का शब्द है। तो हिंदी प्लस फारसी से मिलकर बना नाकाबंदी। मैंने लिखा सील बंद। तो सील प्लस बंद। बंद कैसा शब्द है? ये फारसी का शब्द है और सील इंग्लिश का शब्द है। इन दोनों को मिलाकर क्या बना? सीलबंद। सीलबंद कैसा शब्द हुआ? संकर शब्द। याद रखना किसी भी दो भाषा के, ऐसा नहीं उसमें एक भाषा हिंदी हो दूसरी कोई और सी हो ना,
देखो इंग्लिश फारसी, हिंदी फारसी कोई सी भी हो सकती है, उनसे मिलकर जो शब्द बनता है वह आपका संकर शब्द होता है। तो ये हमने जाना उत्पत्ति के आधार पर या इतिहास के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं, पांचों के बारे में हमने जाना। सबसे पहले शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार का होता है, जिसमें से उत्पत्ति हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण या शब्दों के भेद व्युत्पत्ति के आधार पर। नंबर 2, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। व्युत्पत्ति बोलो, रचना बोलो या फिर बनावट के आधार पर बोलो। इसे रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर भी बोला जाता है। तो ये जो शब्द होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़। तीनों के बारे में 1 बाय 1 जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं रूढ़ शब्द के बारे में। क्या होते हैं रूढ़ शब्द? ऐसे शब्द जिसका या जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते। सार्थक खंड नहीं हो सकते मतलब कि जिस शब्द के टुकड़े नहीं हो सकते। टुकड़े का मतलब है ऐसे टुकड़े नहीं हो सकते कि टुकड़े होने के बाद अलग अलग टुकड़े का अलग अलग मीनिंग हो, मतलब कोई सार्थक शब्द हो। जिनके ऐसे टुकड़े नहीं हो सकते वो कौन से शब्द होते हैं हमारे? ऐसे शब्द हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है, जिनके आप टुकड़े नहीं कर सकते। अब जब अगर टुकड़े नहीं कर सकते तो एक बात और कही जा सकती है, ये शब्द किसी अन्य के मेल से नहीं बनते हैं। अगर ये किसी अन्य शब्द के मेल से बने होते तो टुकड़े हो जाते, तो इसका मतलब क्या है? ये अन्य शब्द के मेल से भी नहीं बनते हैं। इन शब्दों को मौलिक शब्द भी कहा जाता है। मौलिक शब्द भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौलिक शब्द भी कहा जाता है। अब ऐसे शब्द होते कौन से हैं जो कि रूढ़ हैं? अब देखते हैं। मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिखा दिन। अब बताइए कि दिन के टुकड़े कर सकते हैं? अगर मैं जबरदस्ती भी करूं तो दी प्लस न, ना तो दी का कोई मतलब है ना न का मतलब। चलो न का तो मतलब होता है पर दी का तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, दी बोल देती हैं आजकल नक्शेबाजी में लड़कियां अपनी बड़ी बहन को दी आ गई हैं, अनेबल टू अंडरस्टैंड कि कैसा दी है। खैर दीदी होता है ना, तो दी प्लस न नहीं बनेगा कोई भी शब्द, मतलब कोई भी सार्थक खंड नहीं हुए। सार्थक खंड का मतलब है खंड होने के बाद जिसका कोई अपना मीनिंग हो। जैसे कि मैंने लिखा विद्यालय, इसे मैं क्या लिख सकता हूं? विद्या प्लस आल्य। अब देखो यहाँ पर दोनों का मतलब है। विद्या का मतलब है शिक्षा, आल्य का मतलब है स्थानीय घर, दोनों का मतलब है। तो ये कैसा शब्द है? इसका मतलब ये रूढ़ शब्द नहीं है। ये कैसा हुआ? यौगिक हुआ। फिलहाल रूढ़ नहीं है, इतना हमें पता है, रूढ़ नहीं है, यौगिक है, ठीक है। पर दिन कैसा शब्द है आपका? दिन है आपका रूढ़ शब्द। इसी प्रकार से इसमें और भी शब्द आपके पास हो सकते हैं कि अगर बातचीत करें, मैंने लिखा घर, मैंने लिखा घोड़ा, ये शब्द कैसे हैं? ये सारे के सारे आपके रूढ़ शब्द हैं क्योंकि इनके टुकड़े नहीं हो सकते। तो बात समझ में आई? ये थी थोड़ी सी कहानी रूढ़ शब्द की। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं यौगिक शब्दों को कि यौगिक शब्द कौन से होते हैं। देखिए बहुत अच्छे से सब चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, मज़ेदार हो जानी चाहिए, तब जाके कहीं मज़ा आता है, ठीक है ना। संयम से देखें वीडियो को और नोट्स बनाते हुए चलें, जिससे क्या होगा, वक्त आने पर आप एक साथ अपनी चीज़ों को रिवीजन कर पाएंगे जब भी आपकी परीक्षा होगी, क्योंकि होनी तो है ही, लेट हो रही है कोरोना के कारण, वो एक अलग बात है। चलिए देखते हैं यौगिक शब्दों की क्या बात है। यौगिक, यौगिक का अर्थ है, यौगिक का अर्थ है योग। योग का क्या मतलब है? जोड़ना। योग का मतलब होता है जोड़ना, और जोड़ना का मतलब है मेल से बना हुआ। योग से बना हुआ मतलब किसी के मेल से बना हुआ।
इसका मतलब यौगिक शब्द कैसे होंगे? जो एक से अधिक शब्दों के मेल से बन रहे होंगे। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले को यौगिक कह देते हैं। इन शॉर्ट, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों से, अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द कहते हैं। तो मतलब क्या है? ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होगा। अब चाहे आप इसमें कोई भी ले लें। मैंने ले लिया एक जगह विद्यालय, अभी अभी ऑप्शन में दिखाया भी था, मैंने लिया विद्यालय, तो क्या बना सकता है? अभी अभी बनाया भी था, विद्या प्लस आल्य। अब क्या हुआ? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए इसका विखंडन हो गया, इसीलिए इसके टुकड़े हो गए। अगर ये सिर्फ एक ही शब्द से मिलकर बनता तो इसके टुकड़े नहीं हो पाते, ये अलग अलग नहीं हो पाता। क्लियर बात समझ में आ रही है ना, किस हिसाब से हम लोग इस चीज को जानकारी ले रहे हैं। आइए वापस आ जाते। सामाजिक, तो समाज प्लस इक। हमने इससे पहले एक शब्द कंप्लीट, एक चैप्टर कंप्लीट किया था और वो चैप्टर था हमारा संधि। अब देखिए संधि में क्या होता है? दो शब्द जुड़कर मिलते हैं, ऐसे शब्द जिनके खंड अलग अलग हो सकते हैं, तो इसका मतलब जो संधि में शब्द यूज होंगे वो यौगिक होंगे। देखिए समझ रहे हैं ना, जो शब्द संधि में यूज हो रहे होंगे वो क्या होंगे? आपके यौगिक होंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए माइंड को सेटअप कीजिए और पहुंचाइए एक बार संधि के ऊपर। संधि में जितने भी शब्दों का प्रयोग हुआ होगा, चाहे फिर वो विसर्ग संधि हो, चाहे फिर वो आपकी अयादी संधि हो, या फिर वो आपकी स्वर संधि हो, वो कैसे होंगे? यौगिक शब्द होंगे, क्योंकि जिसके टुकड़े हो सकते हैं वह संधि, और संधि है तो फिर यौगिक हो जाएगा वो शब्द। इसीलिए ये रहा आपका यौगिक शब्दों का एग्जाम्पल, मतलब दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बने शब्द को यौगिक शब्द भी कहते हैं। चलते हैं नंबर तीसरे पर। योग रूढ़ क्या होता है साहब? योग रूढ़ समझते हैं। हमने समास पढ़ा था अभी अभी, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। समास में हमने पढ़ा था बहुव्रीहि समास। जब हमने वहां पर बहुव्रीहि समास पढ़ा था तो बहुव्रीहि समास जो होते हैं वही योग रूढ़ भी होते हैं, वही शब्द योग रूढ़ भी होते हैं। कैसे होते हैं? योग रूढ़। आइए एक बार एग्जाम्पल के रूप में इन्हें समझ लेते हैं और देख लेते हैं कि कैसे ये शब्द योग रूढ़ भी हो सकते हैं, और समझते हैं। योग रूढ़, अब देखो योग रूढ़ वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु उनका अर्थ रूढ़ होता है, परंतु उनका अर्थ रूढ़ होता है। ये कैसे संभव है सर? कि शब्द तो हो गया यौगिक, पर उसका जो अर्थ निकल के आ रहा है वह अर्थ कैसा है? रूढ़ है। तो ऐसे शब्दों को, पहली बात तो ये है, हम क्या कहेंगे ऐसे शब्दों को? ऐसे शब्दों को हम कहेंगे योग रूढ़ शब्द। क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द। परंतु इन शब्दों की अगर हम बात करें तो एक शब्द मैं लिख देता हूं आपके सामने, जैसे कि मैंने लिखा पीतांबर। मैंने शब्द लिखा आपके सामने क्या? पीतांबर। मैंने लिखा पीतांबर। अब पीतांबर का मतलब आप जानते हैं कितने अच्छे से, अभी अभी हमने इसे बहुव्रीहि समास में पढ़ा था। तो पीतांबर शब्द कैसा हुआ हमारे लिए? पीतांबर शब्द हुआ हमारे लिए योग रूढ़ शब्द। मैंने लिखा दशानन, मैंने लिखा दशानन। अब देखिए इसके टुकड़े तो हो सकते हैं, शब्द के टुकड़े हो सकते हैं। 10 हैं आनन, जिसके 10 प्लस आनन, 10 प्लस आनन, तो टुकड़े हो गए। लेकिन इसका जो मीनिंग निकल कर आता है वो है रावण। रावण के टुकड़े नहीं कर सकते क्योंकि ये तो एक नाम है, नाम के टुकड़े नहीं होते, याद रखना। तो यहाँ से हमें पता चला योग रूढ़ शब्द क्या होंगे? जो जो शब्द आपके बहुव्रीहि समास में यूज होते हैं वे सब आपके योग रूढ़ भी हो सकते हैं। अब चाहे आप कोई सा भी शब्द ले लें, नीलकंठ ले लें, दशानन ले लें, पीतांबर ले लें, लंबोदर ले लें, कोई सा भी एक शब्द ले लें, है ना, नीलकंठ भी ले लें आप, ये शब्द आपके कैसे होंगे? ये सब के सब आपके योग रूढ़ की परिभाषा को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हैं आपके व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। तो व्युत्पत्ति के आधार पर हमारे शब्द कितने थे? 3 थे, रूढ़, यौगिक
और योग रूढ़। चलते हैं नंबर 3 पर, जहां पर हम जानेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द। नंबर 3 क्या था हमारा? प्रयोग या रूप के आधार पर शब्द। तो प्रयोग के आधार पर शब्द। आइए समझ लेते हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्द कैसे होंगे और क्या क्या इसकी बातचीत रहेगी। आओ देखते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हो सकते हैं। अगर प्रयोग के आधार पर हम बात करें या रूप के आधार पर बात करें तो शब्द सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विकारी और एक होते हैं हमारे पास अविकारी। एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। 2 प्रकार के शब्द होते हैं। आइए समझते हैं कि विकारी और अविकारी क्या होते हैं, दोनों को अलग अलग समझते हैं। देखते हैं कि कैसे कैसे हैं। तो विकारी शब्द, ये वे शब्द होते हैं, वे शब्द होते हैं जिनका लिंग, वचन या कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है। कहने का मतलब है चाहे लिंग हो, वचन हो या कारक हो, तीनों में से किसी एक के आधार पर मूल जो शब्द है उसमें रूपांतरण आ जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाने की बातचीत करते हैं तो मैंने बोला लड़का पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है। तो मैंने एक शब्द बोला आपके लिए, लड़का पढ़ रहा है। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि लिंग, वचन और कारक के आधार पर रूपांतरण हो जाता है। तो अगर हम लिंग के आधार पर इसका रूपांतरण करें तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? लड़की हो सकता है कि लड़की पढ़ रही है। तो बताइए यहाँ पर परिवर्तन आया या नहीं आया? रूपांतरण हो पाया या नहीं हो पाया? ये जो रूपांतरण हो गया ये शब्द कैसा है? विकारी शब्द है। मैंने लिखा लड़का आम खा रहा है, लड़का आम खा रहा है, आम खा रहा है। तो लिंग के आधार पर मैं बोल सकता हूं कि लड़की आम खा रही है, लड़की आम खा रही है। तो आपने देखा कितने आराम से परिवर्तन हो गया। अब बात होती कि वचन के आधार पर भी हो जाएगा। मैं बोलूं कि लड़के आम खा रहे हैं, मैंने बोला लड़का आम खा रहा है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि लड़के आम खा रहे हैं। तो देखो लिंग पर यहां चेंज करके देखा, यहां पर क्या हुआ? वचन चेंज हो गया। वचन समझते हैं एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इस प्रकार के वचन होते हैं। तो यहाँ पर तो एक लड़का आम खा रहा था, यहाँ पर लड़के आम खा रहे, मतलब बहुत सारे लड़के हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? वचन के आधार पर भी क्या हो गया? परिवर्तन आ गया। तो लिंग, वचन या कारक के आधार पर जो परिवर्तन हो जाते हैं वो कैसे होते हैं? हमारे लिए विकारी होते हैं। अब विकारी शब्दों की बातचीत हो रही है तो थोड़ा सा और जान लेते हैं विकारी शब्द में कौन कौन से शब्द आते हैं। ठीक है ना, कि जो विकारी शब्द हैं इनमें कौन कौन से शब्द शामिल किए जाते हैं या कौन कौन से शब्द इसके अंदर आ सकते हैं, इनकी भी हम बातचीत कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो कोई भी जो शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, ये शब्द कैसे हैं? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। तो ये शब्द कैसे हैं? सारे के सारे विकारी शब्द हैं। मतलब कि कोई भी शब्द जो संज्ञा है, कोई भी शब्द जो सर्वनाम है, क्रिया है या फिर विशेषण है, वे सब कैसे होंगे? आपके विकारी शब्द होंगे। मतलब कि उन्हें लिंग, वचन या कारक के आधार पर बदला जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। किसके आधार पर? लिंग, वचन और कारक के आधार पर। अगर हम संज्ञा की बात करते हैं तो संज्ञा में बहुत सारे शब्द आ सकते हैं। संज्ञा में कोई नाम आ सकता है, वैसे तो हम इस सब टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बाद का टॉपिक है। कोई भी नाम हो सकता है, ममता, गीता, राम। ठीक है। सर्वनाम में कोई भी शब्द होगा, मैं, तुम, तुम्हें। क्रिया में कोई भी खा, पी, पीना, सोना। विशेषण में भी कुछ हो सकता है, काला, पीला, गोरा,
गोरा, है ना। तो ये सब क्या है, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और संज्ञा के शब्द हैं। इन सब में क्या आ सकता है, परिवर्तन आ सकता है। किसके आधार पर, लिंग, वचन और कारक के आधार पर इन सब में क्या आ सकता है, परिवर्तन आ सकता है। लेकिन जिनमें परिवर्तन आएगा ये शब्द हमेशा कौन से होंगे, ये सब हमेशा आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ही होंगे। आइए बात कर लेते हैं एक बार अविकारी शब्दों की, ठीक है ना। अभी ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण का जब चैप्टर आएगा तब आप पाएंगे कि वाकई में ही बहुत अच्छे तरीके से हमने उसमें विकारी को देख लिया था। आइए चलते हैं आगे की तरफ। अभी आप लोग कुछ सोचेंगे सर संज्ञा शब्द कैसे बदलेंगे। अभी जो शब्द लिखे थे कि लड़का आम खा रहा है, फिर लिखा लड़के आम खा रहे हैं, तो लड़का कैसा शब्द है, संज्ञा शब्द है, याद रखिएगा। जरूरी नहीं है कि संज्ञा शब्द में नाम ही हो कोई, है ना, तो इस चीज को भी जरा ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं। अविकारी, जस्ट विकारी का उल्टा, जिन शब्दों को लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर रूपांतरित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, वे अविकारी शब्द होते हैं। तो हमेशा एक जैसे रहते हैं, हमेशा एक जैसे रहते हैं। एक जैसे मतलब कि कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आपको इनके शब्दों में देखने के लिए नहीं मिलता है। तो कौन कौन से शब्द हैं ऐसे, अगर मैं बात करूं ऐसे शब्दों की, तो ये कुछ हैं, जैसे कि मैंने लिखा राम आज बाजार जाएगा, या फिर राम आज जाएगा, मैंने इतना लिख दिया। चलिए अब मैं इस राम शब्द में तो चेंज कर सकता हूं, मैं इसे रानी कर सकता हूं, मैं इसे राजा कर सकता हूं, मैं इसे प्रजा कर सकता हूं, तो इसमें तो परिवर्तन आ गया लिंग के आधार पर भेजना तो आज है ना, भेजना तो आज है। तो क्या आज में परिवर्तन कर सकता हूं, क्या आज को कल लिख सकता हूं, नहीं। तो आज में परिवर्तन नहीं होगा, तो आज कैसा शब्द है हमारे लिए, अविकारी। अभी बात समझ में आ रही होगी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मैंने लिखा राम तुम ऊपर जाओ, राम तुम ऊपर जाओ, तो ऊपर जाने की बात हो रही है। जो ऊपर है ये कैसा शब्द है, ये अविकारी है, इसके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। ये कैसा शब्द है, ऊपर को ऊपर ही लिखेंगे, कुछ और नहीं लिखा जा सकता। तो ये कैसा शब्द है आपका, अविकारी शब्द है। अब इसके अंदर कौन कौन से शब्द आते हैं इसकी हम बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि हमने बात करी थी विकारी में कौन कौन से शब्द आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर विशेषण। तो इसमें भी कुछ निश्चित शब्द हैं जो आ जाते हैं। आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से शब्द हैं जो अविकारी में आते हैं। देख लेते हैं कि कौन कौन से शब्द हैं जो अविकारी को टच करते हैं या फिर इसके अंदर आ रहे हैं। बातचीत करते हैं। इसके अंदर आते हैं क्रिया, विशेषण, अव्यय। पर हम इतना लंबा बोलें क्रिया, विशेषण, अव्यय में एक ही शब्द बोलता हूं कि अविकारी में जो शब्द आते हैं वे अव्यय होते हैं। अब अव्यय कोई सा भी हो, कैसे होते हैं, अव्यय शब्द। अव्यय शब्द जिनका विखंडन नहीं हो सकता, जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता लिंग, वचन, कारक के आधार पर, वे अव्यय होते हैं और अव्यय शब्द इसके अंदर आते हैं। अब वो चाहे शब्द कोई भी हो आपका, ऊपर, नीचे, परंतु, हाँ, ना, जा, खा, पी, सो, तो ये सब किस में आ रहे हैं, आपके अव्यय में आ रहे हैं। अच्छा, आ, जा, खा नहीं हो सकते, वो तो क्रिया हो गई, सॉरी, है ना। पर जो इसके अलावा शब्द बचते हैं जैसे आज, कल, परसों, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये शब्द कैसे हैं, अव्यय शब्द में हैं और ये अविकारी भी होते हैं। तो यहाँ हमने जाना तीसरा रूप। शब्दों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार से होता है। पहला हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा पढ़ा व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा हमने जाना प्रयोग के आधार पर, चौथा जानेंगे अर्थ के आधार पर, नंबर 4 अर्थ के आधार पर। अब बात आती है कि अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं वे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं आप लोगों को कि अर्थ के आधार पर शब्द हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 4 प्रकार के। नंबर 1 एकार्थी शब्द, एक होता है अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, एक होता है
सॉरी, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। एक होता है विलोम शब्द, एक क्या होता है हमारा विलोम शब्द। तो अर्थ के आधार पर भी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? देखिए पर्यायवाची शब्द को ही समानार्थी शब्द भी बोल देते हैं, समानार्थी शब्द बोल देते हैं, याद रखना। तो एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, ये 4 प्रकार के शब्द होते हैं जो अर्थ के आधार पर आते हैं। ये सब आपने पढ़ रखे होंगे। आइए एक बार इनकी परिभाषा के तौर पर इन्हें हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं। अगर हम बात करते हैं एकार्थी शब्द की, तो एकार्थी मतलब जिनका सिर्फ एक ही अर्थ होता है। ऐसे शब्द जिनका सिर्फ एक ही अर्थ होता है, एक ही अर्थ होता है, मतलब कि कोई और मतलब नहीं निकलेगा। मैंने बोला गंगा, अब गंगा जो है, जो गंगा माँ बह रही हैं, है ना, हरिद्वार में, तो आपने देखा होगा गंगा को आप गंगा ही बोलेंगे या गंगा का कोई और मीनिंग भी निकाल लेंगे? नहीं ना। तो कोई भी जो नाम होगा वो हमेशा एक ही अर्थ का होगा। मैंने बोला पटना, तो पटना का मतलब तो भैया पटना शहर का नाम है। मैंने बोला मुरादाबाद, तो मुरादाबाद है, ऐसा तो है नहीं, बदल जाएगा। तो ये सब कैसे हुए? इसका कोई और मीनिंग तो होगा नहीं, ये तो शहर के नाम हो गए। या किसी भी व्यक्ति का नाम ले लें, अंकित कह लें, मनीष कह लें, पूजा कह लें, प्रिया कह लें, कोई भी नाम ले लें, ये सब किस में आएंगे? एकार्थी शब्द के अंदर आ जाएंगे। बात करते हैं अनेकार्थी शब्दों की। अनेकार्थी शब्द के अंदर आते हैं, अगर अनेकार्थी की हम बात करते हैं तो ऐसे शब्द, कैसे? ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, अर्थ हो सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी। जैसे कि अनेकार्थी शब्दों की हम बात करें, मैंने बोला हार, तो हार 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो फूल वाला हार, माला जिसे हम कह देते हैं, है ना। एक हार का मतलब हो सकता है पराजय। तो देखिए शब्द क्या है? एक है, लेकिन इसके अर्थ अनेक हैं। मैंने बोला हार, तो हार हो सकता है गले में पहनाने वाला जयमाला वाला हार, और एक हार हो सकता है कि पराजय, हार गए, मैदान के जंग में हार गए। अब मैंने बोला एक शब्द कनक, तो कनक के भी 2 मीनिंग होते हैं, धतूरा, सोना। कनक का एक मतलब होता है गेहूं का आटा, है ना। तो देखिए ये कैसा शब्द है? अनेकार्थी शब्द है, जिसके एक से अधिक अर्थ हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, अनेकार्थी शब्द कौन से होंगे? जिनके एक से अधिक शब्द हैं। अब आ जाते हैं हम नंबर 3 पर, अर्थात पर्यायवाची पर। पर्यायवाची शब्द भी कैसे होते हैं, देखिए समझेंगे। अब यहाँ पर बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाता है, इस कंफ्यूजन को मैं अभी दूर कर दूंगा। पर्यायवाची में मैंने बोला अंबर, अब अंबर को मैं आकाश भी बोल सकता हूं, शून्य भी बोल सकता हूं, ये सब किसके हैं? अंबर के हैं। आकाश, अंबर, आसमान। अब बच्चे क्या करेंगे, कई बार यहाँ पे एक सवाल बनता है, आपके माइंड में आना चाहिए, नहीं आया तो गलत बात है, मैं बता देता हूँ क्या। अब यहाँ पर अनेकार्थी और पर्यायवाची में क्या अंतर रह गया सर? इसके भी इतने सारे अर्थ हैं, इसके भी इतने सारे अर्थ हैं। तो इन अनेकार्थी और पर्यायवाची में जो मेन अंतर है, अगर आप में से किसी को पता है तो वीडियो पॉज करके कमेंट में लिखिए कि सर इसका ये मतलब है, नहीं पता तो समझें। अनेकार्थी और पर्यायवाची में जो मेन अंतर है वो ये है कि अनेकार्थी में एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतलब अगर मुझे किसी को सोना देना हो तो सोने के स्थान पे क्या मैं धतूरा बोल सकता हूं? मैं सोने के स्थान पर, गोल्ड के स्थान पे क्या धतूरा बोल सकता हूं? नहीं। मुझे कोई चीज अंबर में फेंकनी है तो मैं अंबर भी बोल सकता हूं। मैं बोलूं कि मैंने पत्थर अंबर में फेंका, मैं वो भी बोल सकता हूं मैंने पत्थर आकाश में फेंका। मैं ये भी बोल सकता हूं मैंने पत्थर आसमान में फेंका, बोल सकता हूं ना। क्या अब मैंने ये कहा कि मैंने पड़ोसी को धतूरा दिया, ठीक है, तो क्या मैं बाहर जाके बोल सकता हूं कि मैंने पड़ोसी को सोना दिया? नहीं बोल सकता ना। तो अनेकार्थी का जो मतलब है वो ये है कि एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता, परंतु पर्यायवाची में, ये समानार्थी में ये सुविधा मिलती है कि एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग कर लिया जाता है। तो मेन डिफरेंस समझ में आ गया होगा बहुत ही बारीक तरीके से। अब आ जाते हैं सबसे आखिरी में, ये बचा विलोम शब्द। यहाँ पे क्लास भी आपकी फिनिश हो जाएगी आज की भी, ठीक है। बचता है विलोम शब्द। आइए विलोम शब्द की बातचीत कर लेते हैं कि भैया विलोम शब्द क्या है। बहुत अच्छे से मालूम होगा, ये होते हैं विपरीतांग, विपरीत। ऐसे शब्द जो दूसरे शब्द का विपरीत हो, जैसे कि बहुत ही अच्छे से मालूम होगा अच्छा,
तो इसका हो जाएगा बुरा। दिन रात, मतलब एक शब्द से अपोजिट शब्द क्या कहलाता है? आपका विलोम शब्द कहलाता है। तो इसकी परिभाषा ज़्यादा लंबी देकर भी कोई फायदा नहीं मिलता है, पर इन सबको याद करवाया जाएगा। इन सब की अलग लिस्ट बनेगी, पर बच्चे की अलग क्लास होगी, विलोम शब्द की अलग क्लास होगी। अगली क्लास में अभी हम अरबी शब्द, फारसी शब्द, इन सबको, तुर्की शब्द, पुर्तगाली शब्द को याद करने की ट्रिक सीखेंगे और बहुत ही मज़ेदार क्लास रहेगी, मज़ा आने वाला है। और जब मज़ा आने वाला है तो लाइक शेयर दबा के करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।